वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 16 तक या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन है यहाँ पर। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता है। यह कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए, जया बच्चन हो गई, सचिन तेंदुलकर 2012 से 2018 तक राज्यसभा के सांसद थे। इन्हीं कैटेगरियों में से, यानी खेल से संबंधित तो कला से थे वो। करेक्ट है पहला वाला भी, दूसरा वाला भी, दोनों के दोनों सही है। सी है इसका आंसर। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं। नामांकन के इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुनाव की प्रक्रिया से गुजरे बिना ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिल सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामांकित सदस्य की व्यवस्था नहीं है। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा राज्यसभा ही स्थायी सदन है, ये तो सही हो गया। और इसे पहली बार 1950 में नहीं 1952 में गठित किया गया था। तो इनकरेक्ट अपने को ढूंढना है, बी है इसका आंसर, केवल 2। देखिए, चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो विघटन तो इसका हो ही नहीं सकता। हालांकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी सीटें हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में नए चुनावों और राष्ट्रपति नामांकन से भरी जाती हैं। इस पर स्टेटमेंट बनाकर पूछता है कि कितने सदस्य कितने वर्षों में। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में। यहाँ 3 वर्ष लिखा सकता है, यहाँ 2/3 लिखा सकता है, तो गलत हो जाएंगे वो स्टेटमेंट। याद रखना इस चीज़ को। और चीज़ इंपॉर्टेंट, सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी पुनर्निर्वाचन और पुनर्नामांकन के पात्र होते हैं। राज्यसभा को पहली बार 1952 में गठित किया गया था, न कि 50 में। संसद यानी हमारी पार्लियामेंट किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 253, 250, 249 या 252? कौन सा आर्टिकल है वो, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 253 ए है इसका आंसर। देखिए, अनुच्छेद 253 के तहत संसद यानी पार्लियामेंट को किसी अन्य देश या देश के साथ किसी संधि, समझौते या सम्मेलन या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए भारत के पूरे या उसके किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है पार्लियामेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था अमेरिका की देन है। शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है और शून्यकाल की अवधारणा को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह ने 1962 में संसद में पेश किया था। ये हुकम सिंह 1962 में लोकसभा के मेंबर थे उस समय के, तो इन्होंने ही पेश किया था संसद की अवधारणा को। करेक्ट है यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट। संसदीय व्यवस्था में ये जो शून्यकाल है ये भारत की ही देन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की ही देन है। अमेरिका या ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, कुछ भी लिखा जाए गलत है वो। और शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले नहीं बल्कि बाद में शुरू होता है। तो अपने को सही बताना है, तो पहला और दूसरा तो सही है नहीं, जहाँ जहाँ है उनको हटा दीजिए, केवल तीसरा वाला ही सही है। बी है इसका आंसर। देखिए, शून्यकाल एक अनौपचारिक व्यवस्था है जो संसद सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए उपलब्ध है। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन का एजेंडा शुरू होने तक चलता है। ठीक है,
दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय के अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल जो है भारतीय संसद की एक पहल है। यह संसदीय व्यवस्था का एक भारतीय नवाचार है। शून्यकाल की अवधारणा को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह ने 1962 में संसद में पेश किया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक यानी मनी बिल को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने या 14 दिन? राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है। ठीक है, डी है इसका आंसर। देखिए, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसे विचार के लिए जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। यह किसी धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, यह केवल सिफारिशें ही कर सकती है। उसे बिल को 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को वापस करना होता है। लोकसभा जो है राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार कर ले या अस्वीकार दे, उसका मन। प्राक्कलन समिति पे बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। डी है इसका आंसर। तो प्राक्कलन समिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्टिमेट्स कमेटी, में 30 सदस्य होते हैं। सभी 30 के 30 लोकसभा से ही होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इन सदस्यों को प्रत्येक वर्ष लोकसभा द्वारा अपने स्वयं के सदस्यों में से एकल अंतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार चुना जाता है। इस प्रकार इसमें सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। और इम्पोर्टेंट है, इस समिति के कार्यकाल कितना? 1 वर्ष का होता है। इसके विपरीत एक होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में होते हैं 22 मेंबर, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारत की संचित निधि से धन जारी करने का अधिकार है? भारत की संचित निधि से धन जारी करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को नहीं है, भारत के वित्त मंत्री को भी नहीं है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी नहीं है इसका उत्तर है हमारी पार्लियामेंट यानी संसद। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, भारत की समेकित निधि या संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत एक निधि है जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाती हैं और सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इसी निधि से किए जाते हैं। संसदीय कानून के अतिरिक्त इस निधि से कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती, यानी जारी या निकाली नहीं जा सकती। संसदीय कानून कैसे बनेगा? लोकसभा अप्रूवल देगा, फिर राज्यसभा देगा, फिर राष्ट्रपति मोहर लगा देंगे, उसके बाद ही। निम्नलिखित के पारित होने में गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग आयोजित की जा सकती है। जॉइंट सिटिंग, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है और जब वो आ जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संसद की जो संयुक्त बैठक है वो केवल और केवल साधारण विधेयक, ठीक है, और वित्त विधेयक के गतिरोध की स्थिति में ही बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक के लिए नहीं। ठीक है, सभी याद रखना, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के लिए जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दूसरा और तीसरा, बी है इसका आंसर। संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग किसी विधेयक को पारित करने पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई एक असाधारण मशीनरी है। राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श और मतदान के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित कर सकते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्त विधेयकों पर लागू होता है, धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मूल रूप से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम
अधिनियमित किया गया था कब? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1965 में। तो सी है इसका आंसर। देखिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसे 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का नाम दिया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है, 1955 ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी इनकरेक्ट है? यह है, संविधान के संशोधन किस वर्ष हुए? 7वां संशोधन 1956 में, 21वां संशोधन 1967, 44वां संशोधन 1978 और 57वां संशोधन सन 2000 लिखा है। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, 42वां अगर पूछ ले तो वो है 1976। तो 44वां 1978 ठीक है, 21वां 1967, 7वां 1956, 57वां 2011 का है, 2000 का नहीं है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है डी और वही आंसर है अपना। देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 57वां सन 2000 नहीं बल्कि 2011 होना चाहिए था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती मामले में। सी है इसका आंसर। देखिए, केशवानंद भारती मामला जो है 1973 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले जो कि हुआ था 1967 का, ये भी कालानुक्रम लगा लेते हैं, ठीक है, इनको बढ़ते क्रम में लगाइए। गोलकनाथ में अपने निर्णय को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बनाए रखा और स्पष्ट किया कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने का अधिकार है। साथ ही इसने संविधान की बुनियादी संरचना यानी मूल विशेषता का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया। इसने क्या निर्णय दिया उस समय? इसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की शक्ति उसे संविधान की बुनियादी संरचना को परिवर्तित करने के लिए सक्षम नहीं बनाती। ठीक है, इसका अर्थ है कि संसद यानी हमारी पार्लियामेंट किसी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती और ना ही उसे समाप्त कर सकती है जो संविधान की बुनियादी संरचना का भाग है। ठीक है, तो संविधान संशोधन करके भी नहीं कर सकती। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सरोजनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री, राजनीतिज्ञ थी। जन्म हुआ था उनका हैदराबाद में और 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई वो। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वह भारत में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनी और उत्तर प्रदेश की थी। तो यूपी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा से ही। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज़ जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है सारा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में और सूची 2 में क्या है क्या है? देखिए, सूची 1 में है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कौन से अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा कौन से अनुच्छेद में है? और सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? इसको तो बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 127 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा अनुच्छेद 137। तो यहाँ पर जो है एक का ए है, ठीक है, और डी का 4 है। इसके अलावा बी और डी को हटा दीजिए, लेकिन बी का 3 है और सी का 2 है, तो सी है इसका आंसर। 1 3 2 4। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन अनुच्छेद 124 में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 126 में है वो। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में, और सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति अनुच्छेद 128 में। और क्या क्या, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा अनुच्छेद 129 में, और हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, अनुच्छेद 215 में उसका प्रावधान है। ये भारत में 2 ही न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की रिट की शक्ति है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार है। और क्या क्या, अनुच्छेद 133 में क्या है, सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 134 में आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 135 में मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी। अनुच्छेद 136 में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति। 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा यथा ऑप्शंस में। अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार है। अनुच्छेद 139 में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना, ठीक है। 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया वो सारे निम्न जितने भी कोर्ट हैं, स्टेट के हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सब पर लागू होंगी वो चीज़ें। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति माने या ना माने, उसका मन कोई बाध्यकारी नहीं है, याद रखना, सलाहकारी होता है। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करना। चलिए अब आ जाइए, न्यायिक सक्रियता, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में जुडिशियल एक्टिविज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में प्रस्तुत किया गया था। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा कनाडा में उत्पन्न एवं विकसित हुई। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में उत्पन्न एवं विकसित हुई। कनाडा आ जाए, फ्रांस आ जाए, गलत है वो। बाकी पहला वाला सही है। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में प्रस्तुत किया गया था। थोड़ा तीव्र पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि बड़े स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना टेस्ट। तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लेना, 1.5x, 7x या 2.5 सबसे सही रहता है, 1.25x। देखिए, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा का उद्भव एवं विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, और यह शब्द पहली बार 1947 में एक अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक आर्थर स्लिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया था। तो दूसरा वाला सही नहीं है। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में प्रस्तुत किया गया। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति DA देसाई के द्वारा भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी गई। ये न्यायाधीश के नाम मोटे मोटे याद रखिएगा, खासकर PN भगवती का। एक प्रश्न बड़ा पूछते हैं, जब भारत में PIL आया तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है? ऊपर एक्सप्लेन किया था भारत में कौन कौन से न्यायालय अभिलेख न्यायालय। तो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही अभिलेख न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। तो केवल पहला और दूसरा, बी है इसका आंसर। देखिए, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा, ठीक है।
और अनुच्छेद 215 के मुताबिक हर उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय के पास अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को मिलने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के निर्णयों को रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखना। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून की तरह काम करना और खुद की अवमानना के लिए दंडित करने का भी अधिकार है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी है। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करने की अनुमति देता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 200। डी है इसका आंसर। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक का प्रावधान है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है तो वह कौन राज्यपाल क्या क्या कर सकता है उसमें। देखिए, या तो विधेयक को वह अपनी सहमति दे दे, विधेयक पर वह अपनी सहमति दे दे, या विधेयक पर अपनी सहमति रोक ले, या राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा दे यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो। यदि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधनों के फिर से पारित किया जाता है तब राज्यपाल को विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट लाइन है तीनों, खासकर ये तीसरी वाली। ठीक है, तीसरी वाली में करते हैं कि एग्जाम्स में तब सहमति नहीं देनी होगी, तब सहमति देनी होगी। ठीक है, अगर राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधन के पारित किया जाता है तो। 17वां प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164। ठीक है, 164। देखिए, अनुच्छेद 164 के प्रावधान देखें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, मंत्री जो होते हैं ये मंत्री ये राज्यपाल के प्रसाद पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, याद रखना। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। अन्य कोई भी आ जाए, केंद्र में राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, सब गलत है। स्टेट में भी राज्यपाल आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, सब गलत है। 18वां प्रश्न है, कोई राज्य अपनी विधायिका में दूसरे सदन की स्थापना अथवा उत्सादन कैसे कर सकता है। दूसरा सदन यानी भारत में जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों नहीं है। ठीक है, कुछ ही स्टेट हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, 5-6 स्टेट हैं बस। तो दूसरा सदन यानी उसी की बात हो रही है, दूसरे सदन का उत्सादन यानी राज्य की विधान परिषद की स्थापना और उत्सादन कैसे कर सकती है राज्य की विधायिका, कैसे करेगी। लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, विधानसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। अब लोकसभा तो केंद्र में होगी, विधानसभा जो है वो राज्य में ही होगी। लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पारित प्रस्ताव के साथ या संसद की मंजूरी के साथ ही विधानसभा में पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। देखिए, काम तो उसी स्टेट का तो उसी राज्य की विधानसभा से ही होगा, तो जहाँ जहाँ विधानसभा है उस वाले विकल्प को तो लेना ही है, लोकसभा को हटा दीजिए। ठीक है, अब संसद की मंजूरी की इसमें आवश्यकता होगी, संसद की मंजूरी के साथ ही विधानसभा में पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। ठीक है, सी है इसका आंसर, सबसे अच्छा उत्तर। और यह अनुच्छेद है 169, इसको याद रखना। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संविधान राज्य में विधान परिषदों के उत्सादन अथवा निर्माण का प्रावधान करता है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो संसद यानी हमारी पार्लियामेंट किसी विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। जहां यह पहले से अस्तित्व में है तो वो समाप्त हो जाएगी, अथवा इसका निर्माण कर सकती है जहां यह अस्तित्व में है ही नहीं, केवल विधानसभा थी उसमें विधान परिषद नहीं थी,
तो निर्माण भी कर सकती है और उत्पादन भी कर सकती है। और क्या है इसमें, इस तरह के विशिष्ट प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत एवं विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, इसको याद रखना। संसद के इस अधिनियम को, अच्छा ये जो काम संसद ने किया इसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। संसद के इस अधिनियम को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और साथ ही इसे एक सामान्य कानून की तरह पारित किया जाता है, अर्थात साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। तो ये संसद जो काम करेगी साधारण बहुमत से करेगी, लेकिन राज्य की विधानसभा में जो काम होगा वो कैसे होगा, विधानसभा की, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत, ठीक है, और विधानसभा में उपस्थित कितने और मतदान कितनों ने किया, उन सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। और संसद कैसे कर रही है, साधारण बहुमत। इस चीज़ को याद रखना, कभी कभी उल्टा कर देते हैं, साधारण बहुमत विधानसभा में कर देते हैं और 2/3 कर देते हैं संसद में, तो गलत हो जाता है वो। 19वां प्रश्न, राज्यपाल निम्नलिखित में से किस श्रेणी से व्यक्तियों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में, वैसे ही राज्य के राज्यपाल भी करते हैं उन राज्यों में जिनमें दूसरा सदन होता है, यानी विधान परिषद होती है। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विज्ञान में करते हैं, कला में करते हैं, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में भी करते हैं। सारे के सारे 1 2 3 4 डी। विधान परिषद यानी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना की बात करें तो 1/3 सदस्य राज्य में स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्डों आदि के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य निवासी स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने 3 वर्ष का अध्ययन पूरा कर लिया है। और 1/12 सदस्य को ही 3 वर्ष के अनुभव वाले राज्य प्रशिक्षकों द्वारा चुना जाता है और साथ ही उनकी योग्यता माध्यमिक विद्यालयों के समान होती है। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। शेष 1/6 सदस्यों को निम्नलिखित श्रेणियों यानी कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारी आंदोलन में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे कि केंद्र में जो है राज्यसभा सांसद कई बॉलीवुड अभिनेता रहे, 2012 से 18 तक सचिन तेंदुलकर रहे कला के क्षेत्र में यानी खेल में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद यानी वो दूसरा वाला जो सदन है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में है, अगर बिहार होता तो बिहार में भी है, तेलंगाना में भी है, झारखंड में नहीं है, झारखंड में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। देखिए, राज्य विधानमंडलों के संगठनों में कोई एकरूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय प्रणाली है जबकि अन्य में द्विसदनीय प्रणाली है। यानी अधिकांश राज्यों में राज्य विधानसभा है और कुछ में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों है। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर दोनों सदन है, द्विसदनीय प्रणाली है। वो 6 राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और इनके नाम याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर भी था पहले, लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए 2 अलग अलग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कल भी 20 प्रश्न थे पॉलिटी के, आज भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके।